गाइस, आज मैं इस चैनल पर लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके एनिमेशन काफी अच्छे हैं। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बर्फ के युग में इंसानों ने जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष किया, क्योंकि राक्षस और आत्माएं उन पर अत्याचार करती थी और उन्हें गुलाम बनाकर रखा हुआ था। साल 2501 में जब दुनिया स्वर्गनाश के करीब आ गई, राक्षसों और ओर्कस ने फ्रांस के एकमात्र महाद्वीप फेरी कॉन्टिनेंट पर हमला किया। राक्षसों और आत्माओं के मास्टर ने उन सभी को बचाने के लिए दिव्य कलाकृतियों और 7 दिव्य मोतियों का निर्माण किया, ताकि दुनिया को विनाश से बचाया जा सके। लेकिन वो 7 दिव्य मोती की शक्ति भी राक्षसी आर्क ग्रह को बर्बाद होने से नहीं बचा सकी, जिससे फेरी कॉन्टिनेंट भी बिखर गया और 6 डोमेन्स और 7 महासागरों यानी ओशन में डिवाइड हो गए। फिर अब हमें मैजिक डोमेन की सिटी ऑफ विजडम को दिखाया जाता है, जहाँ टेम्पल ऑफ विजडम में सभी बच्चों को द स्कारलेट बुक ऑफ ग्लोरी की मदद से परखा जा रहा था कि उस बुक के ऑर्डर कोड बनेंगे या फिर पावर कोड। विजडम सिटी के मास्टर फावन नाम के लड़के को आगे बुलाते हैं, और जब वो उस बुक के पास जाता है तो उस बुक की पावर फावा का टेस्ट करने लगती है। फावा बुक से कहता है कि मुझे ऑर्डर कोड नहीं बनना, मुझे पावर कोड बनना है। तभी एक जोरदार रोशनी निकलती है, जिससे सभी बच्चे नीचे गिर जाते हैं और वो बुक फावा को पावर कोड चुन लेती है। मास्टर इससे हैरान होते हैं, क्योंकि उसे पावर कोड मिलने की वजह से वो लो एनफोरस बन चुका था। वो बुक फावा के पास आ जाती है। मास्टर फाउन कहते हैं कि सिटी ऑफ विजडम में एक और कानून को लागू करने वाले बच्चे का जन्म हुआ है। वही हम थंडर सिटी के अवेकनिंग ओशियन का सीन देखते हैं, जहाँ थंडर सिटी के महाराज लेंग जियांग अपनी वाइफ जियांग यून और अपने बेटे लेंग जी के साथ अवेकनिंग ओशियन के सेंटर में मौजूद एक जगह पर आते हैं। लेंग जी अपने डेड जियांग से कहता है कि क्या ये जगह फ्रीडम लैंड में हमारे शाही परिवार का एलिमेंटल सी है। जियांग बताते हैं कि हमारे ब्लू डोमेन में 376 टाइप के कई सारे एलिमेंटल सी है, लेकिन हमारे सामने जो एलिमेंटल सी है वो उन सभी में से सबसे बड़ा है। और हमेशा याद रखना कि हम अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए एलिमेंटल सी की पावर का यूज करते हैं, क्योंकि हम फ्रीडम लैंड के लोगों के लिए आजादी और खुशी ला सकते हैं, बल्कि इसीलिए नहीं कि हम रॉयल फैमिली है। लेंग जी सी में कई सारे मैजिकल फिशेस को देखकर कहता है कि क्या हम इन्हें खा सकते हैं। जियांग इसे चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी माँ के जैसे बातें क्यों कर रहे हो। तो ये इस बात से गुस्सा होकर उन्हें चिमटी काटती है। जियांग अपने बेटे को समझाते हैं कि कोई साधारण मछलियाँ नहीं है, इन सभी मछलियों में एलिमेंट्स की पावर है, और यही मछलियाँ तुम्हें अपनी पावर देगी जिसके तुम लायक हो। मगर तुम शाही खून हो, इसीलिए तुम्हें कम से कम एक एलिमेंट लिस्ट की मान्यता तो मिल ही जाएगी। फिर उसे ये भी बताते हैं कि मुझे इलेक्ट्रो फिश के द्वारा स्वीकार किया गया था, जिससे मुझे इलेक्ट्रो पावर मिली, और तुम्हारी माँ को एनिमो फिश ने स्वीकार किया था, इसीलिए उसे एमिनो से उड़ने की पावर मिली। लेन जी से खुश होता है और पूछता है कि मुझे अब क्या करना होगा। यिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और उसे किक करके नीचे ओशन में गिरा देती है, क्योंकि वो बहुत शरारती था। जियांग इनसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। यिन बताती है कि उसे वैसे भी नीचे पानी में कूदना ही था, शायद मेरी ये किक उसे कोई जीनियस बना दे। तभी वो सिटी ऑफ विजडम से निकलते हुए ज्ञान के प्रकाश को देखते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि मैजिक डोमेन की विजडम में कोई जीनियस बच्चे को इनक्रेडिबल पावर मिली है। यिन जियांग का कान पकड़कर कहती है कि मेरे बेटे के पास इससे ज्यादा पावर होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वो देखते हैं कि उनका बेटा अभी तक बाहर नहीं निकला है, जिससे वो काफी चिंतित हो जाते हैं। यिन कहती है कि एलिमेंटल सी में कोई नहीं डूबता, तो मेरे बेटे का क्या हुआ, और रोने लगती है। जियांग उसे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। तभी वहाँ अंधेरा हो जाता है और समुद्र में एक एलिमेंटल टाइड यानी ज्वार उठने लगता है, जिसमें लेंग जी और उसके आसपास 4 अलग अलग तरह की फिश मंडरा रही थी। लेंग जी भी काफी खुश था। यिन और जियांग भी समझ जाते हैं कि उसके बेटे को 4 मैजिकल एलिमेंट की पावर मिलने वाली है, और खुश होते हैं। तभी वो एलिमेंटल फिश एक एक करके लेंग जी की बॉडी में एंटर हो जाती है, जिससे उसे दर्द होने के साथ चारों एलिमेंट्स की पावर मिल जाती है। यिन खुश होती हुई कहती है कि मेरे बेटे में दुर्बल शक्तियाँ हैं, मगर वो सी में गिर जाता है। जैसे वो अब बाहर निकलता है तो वो काफी बड़ा हो चुका था। वो अभी थंडर सिटी के कंपटीशन ग्राउंड में होता है, जहाँ एक लड़के से लड़ने वाला था जिसका नाम जिन याओ था, और उसके पास चौथे स्तर की पावर थी। वो लेन जी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लेन जी उसके पावर से बचता हुआ उसे दूर फेंक देता है और उस पर अपनी इलेक्ट्रो पावर से हमला करता है। जिन याओ भी उस पर पलट वार करता है, लेकिन लेन जी उसके वार को बेअसर कर देता है। सभी इससे खुश होकर लेन जी चिल्लाने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर जिन याओ अपनी वज्र
पावर को एक्टिवेट करता हुआ कहता है कि मैं ही चैंपियन बनूंगा, मगर लेन जी अपनी थंडर ब्रेक पावर से उसके वज्र को तोड़ देता है, जिससे जिन याओ दूर जाकर गिरता है। वो वापस उठने लगता है, लेकिन लेन जी उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी लड़ना चाहते हो। जिन याओ कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी पावर 5वें लेवल पर है तो मैं तुमसे कभी कॉम्पीट नहीं करता। तभी लेन जी को अपने डेड की आवाज आती है और वो सोचता है कि डेड मुझे इस वक्त क्यों याद कर रहे होंगे। लेन जी उड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें मैजिक डोमेन के गवर्नर ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ फाहुआ गवर्नर पैलेस में पहुँचता है। फाहुआ भी अब काफी यंग हो चुका था। वो मास्टर फायुन को प्रणाम करता है। मास्टर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे गॉडफादर बुलाया करो जब आसपास कोई बाहरी व्यक्ति ना हो। फाहुआ उनकी बात मानकर उन्हें गॉडफादर बुलाता है। फायुन उसे कहते हैं कि तुमने 7 दिव्य मोतियों के बारे में तो सुना ही होगा, और उसे पूरी स्टोरी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भविष्यवाणी की बुक में सर्वनाश की भविष्यवाणी की थी। इसीलिए राक्षसों और आत्माओं के मास्टर ने कॉन्टिनेंट और एकवास को एकजुट किया। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को जुटाने के लिए उन्होंने एक कलरफुल लोटस फायर को फाउंडेशन के रूप में लिया और उसमें 12 दैत्यों और 12 स्वर्गीय आत्माओं का ब्लड भर दिया, जिससे 7 आर्टिफैक्ट यानी 7 दिव्य मोतियों का निर्माण हुआ। मगर जब सर्वनाश आया तो उन 7 दिव्य मोतियों की शक्ति ने राक्षसी आर्क ग्रह के गिरने की गति को धीमा कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो ग्रह फिर भी नहीं बचा, जिससे दुनिया में दुख और परेशानी पैदा हुई और फेरी कॉन्टिनेंट भी ढहने लगा। लेकिन इससे हम इंसानों को एक अवसर मिला। उस समय 7 दिव्य मोती बिखर गए और गायब हो गए थे, मगर वो अभी भी फेरी लैंड में कहीं मौजूद है। फाहुआ गॉडफादर से कहता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। गॉडफादर बताते हैं कि बेशक इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सिटी ऑफ विजडम के लिए पीयरलेस मोती को लेकर आओ, क्योंकि हम उसे लाने के लिए केवल हमारे मैजिक डोमेन से सिर्फ एक व्यक्ति को ही भेज सकते हैं, और उस व्यक्ति की कल्टीवेशन 6 स्तर से नीचे रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। फाहुआ उनसे पूछता है कि पीयरलेस बीट में ऐसा क्या खास है, तो गॉडफादर बताते हैं कि 7 दैविक बीट्स में से पीयरलेस बीट सबसे खास है और वो अभी एक आइलैंड पर मौजूद है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उस आइलैंड तक जाने के लिए 500 जादूगर भेजूंगा, लेकिन तुम्हें आइलैंड पर अकेले ही जाना होगा। अगर तुम पीयरलेस बीट को हासिल कर लेते हो तो ओरेकल तुम्हें नोटिस करेगा, जिसका मतलब है कि आपका भविष्य उज्जवल है। फाहुआ कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं पीयरलेस बीट को जरूर हासिल करूंगा। वहीं हम लेन को देखते हैं जो ब्लू डोमेन के थंडर सिटी महल में पहुंच जाता है, जहां उसके डैड उसे भी पीयरलेस बीट के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन वो उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो जियांग उसे कहते हैं कि मैजिक डोमेन भी अपने किसी शिष्य को पीयरलेस बीट को लेने भेजेगा। लेन जी कहता है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। जियांग उसे कहते हैं कि तुम नियमों का पालन क्यों नहीं करते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता की अवज्ञा करने की। लेन जी कहता है कि हमने फ्रीडम लैंड में कभी नियम नहीं बनाए। जियांग उसे बताते हैं कि यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयरलेस बीट हमारे और आर्डर लैंड के बहुत करीब है और तुम हमारे सबसे अच्छे उम्मीदवार हो जो पीयरलेस बीट को ला सकते हो, और अगर तुम नहीं गए तो आर्डर लैंड उस पीयरलेस बीट को हासिल कर लेगा। लेन जी कहता है कि मैं इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करता और इसकी वजह से मैं अपनी फ्रीडम को नहीं खोना चाहता। यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। जियांग को एक आइडिया आता है और उसे कहते हैं कि कल तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, मगर मैंने उसे कहा कि तुम अभी जवान हो, इसीलिए तुम्हें थोड़े और साल आजादी से रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे और तुमने मेरी दयालुता को खट्टा नींबू समझा, इसीलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ सही कह रही थी, हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लेन जी इससे चौंक जाता है और अपने पिता के पैर पकड़कर कहता है कि मैं गलत था, मुझे आपकी बात माननी चाहिए और मैं अब पीयरलेस बीट लेने जरूर जाऊंगा। जियांग इससे खुश होते हैं और से कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी माँ को मना लूंगा कि हम 2-3 साल तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, जिससे तुम आजादी से रह सकते हो। साथियों से समझाते हैं कि हम वास्तव में फ्रीडम की पूजा करते हैं, लेकिन बिना प्रोमिस के आजादी का कोई मतलब नहीं है। तो लेन जी वादा करता है कि मैं पीयरलेस बीट को लाने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तो जियान उसे कहते हैं कि तुम अब अपने सभी तत्वों की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे वो बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपनी पेट डॉल्फिन ब्लू पर बैठकर उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है, मगर वो गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था, इसीलिए वो फाहुआ की बोट से टकराने लगता है, लेकिन वो एन मौके पर अपनी डॉल्फिन को पलटा देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। इससे वो फाहुआ पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम मैजिक डोमेन से हो। तो फाहुआ भी समझ जाता है
है कि वो ब्लू डोमेन से है। लेंजी उसे कहता है कि तुम अभी वापस लौट जाओ, पीएलएस बीट मेरा है। फावा अपनी गॉड बेस्टॉल बुक को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर लेंजी उसे कहता है कि तुम 5वें लेवल के कंट्रोलर हो, मैं तो तुमसे डर गया। और अब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो फाई उन बुक से डिवाइन स्टेचू पावर को एक्टिवेट करता है और लेंजी से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन लेंजी उसकी नहीं सुनता। तो फावा अपने 500 जादूगरों की पावर को अपनी पावर में मिलाकर लेंजी पर हमला करता है, लेकिन वो उसके वार से बच जाता है और उस पर पलट वार करता है। लेकिन फावा अपनी पावर से उसे रोक लेता है और ये देखकर हैरान होता है कि उसके पास 3 एलिमेंट की पावर है। लेंजी उसे कहता है कि तुम जीनियस बनने के लायक नहीं हो, तुम एक के खिलाफ इतने सारे लड़ रहे हो। फावा उसे बताता है कि अपनी सेना को कमांड देने की क्षमता भी एक प्रकार की विजडम है और मैं पीएलएस बिट को हासिल करके रहूंगा। और वो अपनी बुक की पावर से लेंजी पर हमला करने लगता है। लेंजी बचने की कोशिश करता है मगर वो पानी में गिर जाता है। लेंजी बाहर आकर अपनी इलेक्ट्रो पावर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर फावा अपने सभी सैनिकों की पावर से उस पर हमला करता है, जिससे वो दूर गिर जाता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना लेता है। मगर फिर भी फायून अपने सैनिकों की वजह से उस पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए अपनी इलेक्ट्रो बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है, मगर वो फावा की पावर से टकराकर उसी आइलैंड पर गिर जाता है। लेंजी कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम इतने साले मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? फावा उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तो दोनों कहते हैं कि पीएलएस बीट मेरा है। वही हम दूर एक जहाज को देखते हैं जहाँ एक लेडी बैठी हुई उन दोनों की लड़ाई देख रही थी, जिसका नाम शेंग लियान होता है, जो सीक्रेट डोमेन से थी। वो अपने साथी बेयर वॉरियर से कहती है कि इन दोनों को लड़ने दो, पीएलएस बीट से मेरा होगा। वही लेंजी फावा से कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे अकेले मुकाबला करो। ये कहकर आइलैंड के अंदर जाने के लिए निकल जाता है। फावा भी अपने सैनिकों से कहता है कि तुम सभी यहीं छिप जाओ और वो भी अकेले आइलैंड पर जाने लगता है। उसे अजीब से संकेत मिलने लगते हैं, इसीलिए उस तरफ जाता है क्योंकि पीएलएस बीट उसे अपनी तरफ बुला रहा था। वो एक खाई के पास पहुंचता है जिसके अंदर से वो संकेत आ रहे थे, लेकिन तभी लेंजी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके वार से बच जाता है। लेंजी उसे कहता है कि अब तुम अकेले हो, इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। और अब वो उस पर हमला करने लग जाता है, लेकिन फावा उसके वार को रोक देता है। लेंजी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है और उड़कर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन फावा एक शील्ड बनाकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो खाई में गिरने लगता है। लेकिन वो वापस ऊपर आ जाता है और गुस्से में उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी तेजी से एक पत्थर उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन वो दोनों अपनी पावर से उसे तोड़ देते हैं। उस पत्थर के पीछे वही बेयर वॉरियर होता है जो सीक्रेट डोमेन से था। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और वो अपने मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक से एक जायंट भालू में बदल जाता है। फावा कहता है कि सीक्रेट डोमेन का स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी वो बेयर वॉरियर उन पर हमला करता है, मगर वो दोनों उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। वो लेंजी पर हमला करने के लिए ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन लेंजी उस पर अपनी इलेक्ट्रो पावर से जोरदार वार करता है, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरकर वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ शेंग लियान भी आ जाती है जो बहुत खूबसूरत थी। वो उन दोनों को बताती है कि मैं किंगडम ऑफ सीक्रेट के सिल्वर लोटस कबीले से हूँ, मेरा नाम शेंग लियान है। और उन दोनों से उनके नाम पूछती है। फावा बताता है कि मैं मैजिक डोमेन से हूँ। लेंजी कहता है कि मैं ब्लू डोमेन से हूँ। लियान उन्हें कहती है कि तुम दोनों अलग अलग डोमेन से हो, इसीलिए तुम साथ तो नहीं आए होंगे, और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? लेंजी कहता है कि बेशक मैं यहाँ पीएलएस भी लेने आया हूँ और वो मेरा ही है। बेयर वॉरियर लियान से कहता है कि हमारे पास बहुत से लोग हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। लियान उसे कहती है कि तुम चुप रहो और अब से तुम कुछ नहीं बोलोगे। और वो उन दोनों से कहती है कि हम तीनों एक ही चीज चाहते हैं, इसीलिए हमारे बीच लड़ाई होगी, मगर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक मैच करें। हमारे पास बहुत से लोग हैं, लेकिन हम लड़ाई में केवल हम दो ही शामिल होंगे, और अगर तुम चाहो तो हम अलग अलग लड़ने को भी तैयार है, और जो आखिरी विजेता होगा वो पीएलएस बीट को खोजने जाएगा। लेंजी भी उसकी बात सुन रहा था। तभी फावा को नीचे खाई से पीएलएस बीट के संकेत मिलने लगते हैं, इसीलिए वो नीचे कूद जाता है। यह देखकर लेंजी भी नीचे चला जाता है। लियान भी अपने भाई के साथ नीचे जाने लगती है, लेकिन वो नीचे नहीं जा पाती और वहाँ एक सील बन जाती है। बेयर वॉरियर उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दूर गिर जाता है और वो सोचता है कि अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। लियान कहती है क्या कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं, मगर वो यहाँ
यहाँ से नीचे गए हैं तो पीयरलेस भीड़ भी लेकर यहीं से वापस आएंगे, इसीलिए हम उनका इंतजार करेंगे। और वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। फावा और लेन जी नीचे पहुंच जाते हैं। लेन जी फावा से कहता है कि लियान और उसका भाई नीचे क्यों नहीं आ पाया। फावा कहता है कि मूर्ख यहाँ अंदर सिर्फ अकेला व्यक्ति ही आ सकता है, वो एक डोमेन के 2 लोग थे, इसीलिए वो अंदर नहीं आ पाए। और वो वापस उसे लड़ने के लिए शील्ड बना लेता है। लेन जी उसे कहता है कि अभी से बंद करो, हमने अभी तक पीयरलेस भीड़ नहीं देखा है, इसीलिए जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते हमें लड़ना नहीं चाहिए। फावा उसके बाद मान लेता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें आगे चलना चाहिए। तो लेन जी आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि वो बहुत चालाक है, उसने मुझे आगे रखा और अब वो पायरो एलिमेंट का इस्तेमाल करके रोशनी करता हुआ आगे बढ़ता है। यह देखकर फावा सोचता है कि लेन जी के पास 4 तत्वों यानी एलिमेंट की पावर है और ब्लू डोमेन में यह पावर कुछ ही लोगों के पास होगी, यह मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसीलिए उसे शील्ड बनाकर नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ने लगता है। इससे लेन जी को गुस्सा आता है और उस पर हमला करता है, मगर वो उसके वार से बचकर नीचे टेम्पल में पहुंच जाता है। लेन जी उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो पीछे से हट जाता है, जिससे वो खुद ही नीचे गिर जाता है। फावा से कहता है कि अब हम सेक्रेट टेम्पल में पहुंच चुके हैं, तुम्हें अब नहीं लड़ना चाहिए। उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा स्फीयर दिखाई देता है, इसीलिए वो दोनों उसके पास जाते हैं। लेन जी उसे कहता है कि क्या पीयरलेस भीड़ हो सकता है। फावा कहता है कि मैं नहीं जानता। लेन जी कहता है कि हमें जो सिग्नल मिल रहे थे वो इस पत्थर की गेंद से आ रहे थे। उस पुराने जमाने की कलाकृतियाँ कितनी बड़ी है, मुझे लगता है कि ये टूट चुका है। और उस पर अपनी विंड ब्लेड पावर से हमला करता हुआ फावा के पीछे छिप जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ एक धमाका होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फावा सोचता है कि ये गोला कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्या ओरेकल की भविष्यवाणी गलत थी। और जब वो उस गोले के हाथ लगाता है तो वो पूरी तरीके से उसके चिपक जाता है और उससे आजाद नहीं हो पाता, मगर वो नाटक करता है जैसे वो उस पीयरलेस भीड़ को हासिल करने वाला हो। वो लेन से कहता है कि अब मेरा है, तो लेन भी दौड़कर उस गोले को छू लेता है, जिससे वो भी उसके चिपक जाता है। वो फावा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझे भी फंसा दिया। फावा कहता है कि तुम बेवकूफ हो। लेन उसे मारने के लिए अपने किक से वार करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से उस गोले के चिपक जाता है और अब उन दोनों की पावर उस गोले में जाने लगती है, जिससे वो चमकने लगता है और पूरा आइलैंड हिलने लगता है, जिससे लियान और उसके भाई को लगता है कि उन्होंने पीयरलेस भीड़ को हासिल कर लिया है। बेयर वॉरियर शील्ड तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। लियान इससे हैरान होती है कि शील्ड अब हट चुकी है। वहीं नीचे लेन जी फावा से कहता है कि क्या हम मरने वाले हैं, और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेन जी को उस गोले के बीच में पीयरलेस भीड़ दिखाई देता है, इसीलिए उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और ये सीन यही कट हो जाता है। लियान और बेयर वॉरियर जब वहाँ पीयरलेस भीड़ को ढूंढने आते हैं तो उनकी तलाशी लेने लगते हैं, मगर उन्हें फालतू की चीजों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इससे लियान बहुत परेशान होती है। उसे लगता है कि पीयरलेस भीड़ जैसी कोई चीज नहीं होती, मगर वो अभी भी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक वो सिल कहाँ गायब हो गई। इसीलिए उसके मन में अलग अलग सवाल आने लगते हैं कि क्या 7 देवीय मोती सिर्फ एक भ्रम है। बेयर वॉरियर को इससे गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। तो लियान उसे कहती है कि इंसानों के 3 डोमेन कमजोर हैं, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया था, इसीलिए तुम इन्हें चोट मत पहुंचाओ। तो उसका भाई कहता है कि मैं इनकी अच्छी तरह तलाशी लूंगा, और वो उन दोनों के कपड़े फाड़ देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेन जी की जब आँख खुलती है तो उसे अपना हाल देखकर बेयर वॉरियर पर बहुत गुस्सा आता है। फावा भी उड़ जाता है, मगर उसके कपड़े भी पीछे से फटे हुए थे, मगर लेन जी उसे कुछ नहीं बताता और कहता कि अगर हम फिर दोबारा मिले तो तुम्हें जरूर हरा दूंगा, मगर फावा उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेन जी अब अपने कपड़ों की जगह पत्ते लगा लेता है, तभी उसे अपनी फिश की आवाज आती है जिसका नाम ब्लू था, और वो उस पर बैठकर घर जाने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि फावा जब ध्यान में होता है तो उसके पीछे 2 सैनिक बातें कर रहे थे कि वास्तव में हमारे मैजिक डोमेन के लिए फावा जीनियस है। इतने दिनों तक समुद्र की यात्रा करने के दौरान उन्हें जरा भी थकावट नहीं हुई और अभी भी वो अपनी पावर बढ़ाने में लगा हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो इतनी कम उम्र में इंटरमीडिएट कंट्रोलर बन गया है। और मास्टर 5 ने कहा था कि डिवाइन स्टैचू की पावर 10वें स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन वो दोनों काफी निराश होते हैं कि वो मरने से पहले केवल 3रे स्तर तक ही पहुंच पाएंगे। तभी उनके जहाज के पास एक बीस्ट मंडराने लगता है। फावा को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए अपने साथियों को सावधान रहने को कहता है और अपनी पावर से जहाज को ऊपर उठा लेता है, जिससे
वो बीस्ट जहाज पर हमला नहीं कर पाता। तभी वो सी बीस्ट ऊपर से हमला करने लगता है। इसीलिए वो सभी पावर से जहाज के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं, लेकिन वो बीस्ट उस शील्ड को भी अपनी पूंछ से तोड़ने लग जाता है। और जब वो अपना मुंह बाहर निकालता है तो फावा को पता चलता है कि वो एक सी ड्रैगन है। वो सी ड्रैगन एक बार फिर जहाज पर हमला करता है, जिससे वो प्रोटेक्टिव शील्ड टूट जाती है। फावा ड्रैगन से कहता है कि प्रिय सी ड्रैगन, मैं मैजिक डोमेन के ऑर्डर लैंड से फावा हूँ, आप हम पर हमला क्यों कर रहे हो? वो ड्रैगन कहता है कि नीच मनुष्य, तुमने हमारे यंग मास्टर को लुभाया, इसीलिए मुझे मेरे यंग मास्टर वापस दे दो। फावा उसे कहता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम आपके यंग मास्टर से कभी नहीं मिले। मगर सी ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता और उस पर एक स्पाइक से हमला करता है, जिससे वो अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं थी, इसीलिए वो स्पाइक उसके सर से टकराने वाली थी। तभी उसके सर में से एक ऊर्जा निकलती है जो उस स्पाइक को पलट देती है, जिससे उसके कंधे पर चोट लग जाती है। वहीं लेंजी जब वापस अपने घर जा रहा था, तब अचानक उसके कंधे पर भी घाव हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके सीने पर घाव कैसे हुआ। वहीं ड्रैगन फावा से कहता है कि तुम सिर्फ एक इंसान हो, तो तुम मेरी शक्ति का सामना कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ एक स्क्रॉल ओपन होता है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ एक वॉइस उसे बताती है कि पीएलएस बीट 2 में बढ़ जाता है और 2 लोग एक जीवन साझा करते हैं। लेंजी के सामने भी वो स्क्रॉलर खुल जाता है और जब उसे टच करता है तो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर फावा के ऊपर आकर गिर जाता है। इससे वो हैरान होता है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी पीछे ड्रैगन को देखकर लेंजी डर जाता है और फावा के पीछे छिप जाता है। ड्रैगन उन्हें कहता है कि तुम छोटे इंसान, तुमने केवल ना हमारे यंग मास्टर को लुभाया, बल्कि तुमने सी ड्रैगन का भी अनादर करने का साहस किया, इसीलिए अब तुम सब मरोगे। फावा कहता है कि जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। लेंजी कहता है कि ये सब इसने किया होगा और वो वहाँ से उड़ जाता है, मगर वो सी ड्रैगन अपनी वाटर पावर से उन पर हमला करने लगता है। लेंजी और फावा अपनी पावर से उस ड्रैगन के वार को रोक देते हैं। इससे गुस्सा होकर वो ड्रैगन खुद शिप पर हमला करता है, जिससे वो शिप टूटने लगता है। लेंजी भी शिप पर आ जाता है और उस पर ड्रैगन हमला करने वाला होता है कि तभी फावा आकर उसकी मदद करने की सोचता है। लेंजी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन उसकी पावर फावा के अंदर समाने लगती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो सील द वर्ल्ड पावर से उस ड्रैगन को फ्रीज कर देता है। मगर वो कमजोर पड़ रहा था, इसलिए लेंजी उसे कहता है कि तुम अपने पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करो। इस बार जब वो ऐसा करने लगता है तो फावा की पावर उसके अंदर जाने लगती है और लेंजी की शक्तियाँ काफी बढ़ जाती है और वो एनिमो स्लेश पावर से उस ड्रैगन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन उस ड्रैगन को अभी भी कुछ नहीं होता। अब फावा के सभी जादूगर अपने मंत्रों को एक्टिवेट करने लगते हैं। फावा लेंजी से कहता है कि हमें एक दूसरे से जोड़ने की अजीब शक्ति अगर अभी भी काम करती है तो मैं हम सभी की पावर को तुम्हारी शक्तियों से मिला दूंगा, जिससे तुम ड्रैगन पर हमला करना। लेंजी मान जाता है और उड़कर ऊपर चला जाता है। फावा सभी की पावर को एकजुट करके लेंजी के अंदर भेजता है, जिससे एक डिवाइन स्टेचू उसकी बॉडी के साथ लिंक हो जाता है और एक शस्त्र बनाकर उस ड्रैगन पर लगातार 3 बार वार करता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेंजी से ड्रैगन को हराकर बहुत खुश होता है। फावा के साथी भी खुश होते हैं। लेंजी फावा से कहता है कि मैंने देखा कि तुम मुस्कुरा भी सकते हो। फिर उन दोनों को वो बातें याद आती है कि पीएलएस बीट 2 में बढ़ जाता है। 2 एक जीवन साझा करते हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि उन दोनों के पीएलएस बीट को छूने से उनकी बॉडी में उसकी पावर चली गई और वो दोनों भी एक दूसरे की बॉडी से जुड़ गए, जिससे उन दोनों के 2 जिस्म एक जान हो गए। अब वो एक कमरे में आकर बात करने लगते हैं। लेंजी फावा से कहता है कि तुम्हें अभी इस पीएलएस बीट की पावर को मुझसे अलग करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को क्यों सहन करूं, और उस पर हमला करता है। लेकिन फावा पैर आगे करके उसे गिरा देता है, जिससे उसके ऊपर कई सारे दतुरे गिर जाते हैं, जिस वजह से उसके मुंह पर घाव हो जाते हैं। मगर वो देखता है कि फावा के चेहरे पर भी घाव हो गए हैं, क्योंकि उन दोनों की बॉडी जुड़ी हुई थी। इससे लेंजी को बहुत हंसी आती है। फावा को उस पर गुस्सा आता है और उस पर बॉक्स गिरा देता है, जिससे उन दोनों का मुंह सूज जाता है। फावा अब लेंजी को बताता है कि पीएलएस बीट ने हम दोनों के जीवन को आपस में जोड़ दिया है और हमने अभी देखा है कि पीएलएस बीट हमारे दर्द और इंद्रियों को साझा करता है और एनर्जी को प्रभावित करता है। लेंजी को भी याद आता है कि हम जब ड्रैगन से लड़ रहे थे तो हमारी पावर एक दूसरे से जुड़ गई थी और मैं टेलीपोर्टेशन की मदद से यहाँ आया था, और अगर मुझे वापस टेलीपोर्ट किया जाए तो शायद मैं तुमसे छुटकारा पा सकता हूँ। फावा को भी ऐसा ही लगता
लगता है और वो आपस वही मंत्र बोलने लगते हैं। पीएलए स्पीड 2 में बढ़ जाता है। दो एक जीवन साझा करते हैं। ये बोलते ही उनके सर पर पीएलए स्पीड का निशान आता है, मगर कुछ नहीं होता। वो अलग अलग आसन में इसे बोलकर ट्राई करते हैं ताकि लेंजी वापस टेलीपोर्ट हो सके, मगर कुछ नहीं होता और वो एक आग के पास बैठ जाते हैं। तभी उन दोनों को याद आता है कि जब उनकी पावर मर्ज हुई थी तो उनके बीच कुछ ही दूरी थी, इसीलिए अब वो दोनों आमने सामने बैठकर वापस वही मंत्र बोलते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में से एक एनर्जी निकलती है, जिससे लेंजी टेलीपोर्ट होकर वापस ब्लू फिश के पास पहुंच जाता है। फावा भी इससे खुश होता है। लेंजी गाना गाते हुए अपने घर जाने लगता है। वहीं फावा खाना खा रहा था, तब उसे अपने हाथ से लेंजी की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक लेंजी नीचे गिर जाता है क्योंकि फावा ने खुद को चाटा मारा था, जिससे लेंजी को भी चोट पहुंची और वो नीचे गिर गया। यानी कि अभी भी उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और अब वो दोनों खुद को चोट पहुंचाकर एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि फावा जब गवर्नर पैलेस में जाता है तो फायून को पूरी बात बताता है कि कैसे हो और लेंजी मैजिक डोमेन की वजह से साथ जुड़ चुके हैं और उनसे पूछता है कि क्या हम किसी तरह इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। फायून उसे कहते हैं कि पीएलएस बीट एक शराब की तरह तुम दोनों को एक साथ जोड़े हुए है। यदि तुम्हें इस अभिशाप को तोड़ना है तो तुम्हें उत्प्रेरक को खोजना होगा। ब्लू डोमेन के लोग और हम सभी इंसान हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम बिल्कुल अलग है। मगर तुम अभी ज्यादा चिंता मत करो, अभी केवल तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। फावा उनकी बात समझ जाता है। वहीं हम लेंजी को देखते हैं जो भी अपनी थंडर सिटी में पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि पिताजी ने मुझे फंसा दिया। अगर मैं उस पीएलएस बिट की तलाश में नहीं जाता तो मुझे श्राप भी नहीं लगता। तभी उसे आइडिया आता है कि उसे अपने ग्रैंड एल्डर के पास जाना चाहिए और उनके पास जरूर इस श्राप को तोड़ने का हल होगा। मगर तभी उसके डैड उसे अपनी पावर से पकड़कर नीचे गिरा देते हैं, जिससे लेंजी को बहुत दर्द होता है। जियांग उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पीएलएस बिट मिला। लेंजी कहता है कि नहीं मिला, उस आइलैंड पर कुछ नहीं था और वो सिर्फ एक मामूली स्टोन आइलैंड था। इससे जियांग थोड़े सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेन अपने डैड से कहता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है और वो वहाँ से चला जाता है। जियांग उसे बताने की कोशिश करते हैं कि अपनी माँ से सावधान रहना, वो तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। मगर लेन उनकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वो ग्रैंड एल्डर के घर पर पहुँचता है और उन्हें आवाज लगाने लगता है, लेकिन वहाँ नहीं होते। तभी उसे वहाँ पर ग्रैंड एल्डर के द्वारा बने कुछ वाटर ऑफ लाइफ नाम का एक खास पेय पदार्थ दिखाई देता है जो ड्रम में भरा हुआ था, इसीलिए वो उन्हें पूरा ही पीने लग जाता है, जिससे उसे चक्कर आते हैं। वो सोचता है कि मुझे कुछ भी करके फावा से छुटकारा पाना होगा, इसीलिए वो एक और ड्रम के लिक्विड को पीने लग जाता है। वहीं हम फावा को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि गॉडफादर भी इस शराब को तोड़ने का कोई तरीका नहीं जानते, लेकिन मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। तभी उसे लेन की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है कि मैं जल्द ही इस शराब को तोड़ दूंगा, क्योंकि ग्रैंड एल्डर इसे तोड़ने का तरीका जरूर जानते होंगे। तभी फावा को एक छोटा लड़का भाई कहकर बुलाता है जिसका नाम योंग जियान था। फावा उसे अपनी गोद में उठा लेता है। योंग जियान फावा से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। और वो एक पेड़ को दिखाकर कहता है कि फूल कितने सुंदर है, लेकिन ये जल्दी मुरझा जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जियान की तबीयत खराब थी। फावा उसे बताता है कि फूल जितना सुंदर होगा वो उतनी जल्दी सूख जाता है, लेकिन एक बार लॉर्ड ओरेकल ने मुझे कहा था कि संसार में एक ऐसा भी फूल है जिसे इटर्नल फ्लावर कहा जाता है जो कभी नहीं मुरझाता। यह कहकर वो योंग जियान को नीचे उतार देता है। योंग उसे कहता है कि मैं भी इटर्नल फ्लावर को देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी देख पाऊंगा। फावा से बताता है कि अगर तुम समय पर खाना खाओगे और अपनी माँ डेंग के आदेशों का पालन करोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और जब तुम बड़े होगे मैं तुम्हें इटर्नल फ्लावर दिखाने ले जाऊंगा। योंग जियान इससे खुश होता है और वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी कमजोर होने की वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फावा उसे अपने घर ले जाता है। योंग की माँ फावा से कहती है कि मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो अभी तक जिंदा है और ये सब आपकी मदद की वजह से हुआ है, मगर अब ये बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, इसीलिए अब इसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। तो फावा कहता है कि मैं इसके लिए लाइव सस्टेनिंग फ्रूट लाकर रहूंगा। तो डेंग उसे रोककर कहती है कि सस्टेनिंग फ्रूट बहुत महंगा है, यदि तुम इसे एक कंट्रोलर में अपनी पहचान के साथ खरीदोगे तो मुझे डर है कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी ट्रेजर हॉल के लिए काम करना पड़ेगा। फावा कहता है कि योंग जियान अभी एक बच्चा है, उसे जीने का अधिकार है। डेंग उसे कहती है कि आपने इतने सालों में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फावा
फावा कहता है कि मैं उसे अपना भविष्य खुद चुनने का मौका देना चाहता हूँ। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वही हम लेन को देखते हैं जिसने लाइफ ऑफ वाटर के सभी ड्रम पी लिए थे, जिससे गुस्से में ग्रैंड एल्डर वहाँ आ जाते हैं जो लेन पर गुस्सा करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझसे वाटर ऑफ लाइफ चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेन कहता है कि ऐसा कैसे संभव है, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। एल्डर कहते हैं कि तुम ही चोर हो, एक कहावत है आगे से सावधान रहो। और लेन नाम के चोर से भी लेन कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मगर आप मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका है। तो एल्डर उसे अपनी पावर से चेक करते हैं और उसे बताते हैं कि छोकरे, तुम ऊर्जा से भरे हुए हो और तुम सामान्य लोगों से अधिक स्वस्थ हो। तुम्हारी एलिमेंटल पावर अच्छी तरीके से काम कर रही है और तुम्हारे शापित होने का कोई संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने मेरा जीवन जल चुराया, इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो। और वो गुस्से में उसे अपनी पावर से बाहर फेंक देते हैं। तभी एक सैनिक वहाँ आकर उसे बताता है कि रानी को कुछ हुआ है, वो आपसे मिलना चाहती है। लेन सोचता है कि माँ को क्या हुआ होगा और वो महल जाने के लिए निकल जाता है। वहीं फावा जब पैसों का एक बॉक्स लेकर जा रहा होता है तो पीछे से एक लड़की आती है जो उसे कहती है कि मैं अपने पिता से बात कर सकती हूँ कि तुम्हें लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ना करना पड़े। फावा पूछता है कि तुम्हारी शर्त क्या है। वो लड़की कहती है कि काफी सिंपल है, तुम्हें पैसे चाहिए और मैं तुम्हें चाहती हूँ। फावा ये सुनकर फिसलने लगता है तो लड़की उसे पकड़ लेती है, मगर फावा से दूर कर देता है। वो लड़की उसे अपनी शर्त बताती है कि अगर तुम होमोफोब के उन विकलांग बच्चों के साथ घूमना बंद कर दोगे और मन से मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना धन दे सकती हूँ। तभी फावा कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। उस लड़की को इससे काफी गुस्सा आता है। फावा वहाँ से चला जाता है। लेन ने भी उनकी ये बातें सुन ली थी और फावा का मजाक उड़ाता है कि तुम बिकाऊ हो, वो लड़की तुम्हें खरीद रही थी। तभी दो सैनिक आकर फावा को बताते हैं कि एक इमरजेंसी है, मास्टर फायूना आपको ढूंढ रहे हैं। वही लेन महल में अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वो उससे पीएलएस बिट के बारे में पूछती है। लेन बताता है कि वहाँ कुछ नहीं था, यह समय की बर्बादी थी, मगर आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। ये उसे बताती है कि पीएलएस बिट के बारे में भूल जाओ, मुझे तुमसे उससे भी इम्पोर्टेंट बात करनी है। और उसे कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाती है जो उसने उसकी शादी के लिए चुनी थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें इनमें से जो भी लड़की पसंद हो उसे तुम चुन सकते हो क्योंकि मुझे जल्दी एक पोता चाहिए। लेन इसे घबरा जाता है क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी, इसीलिए अपनी माँ को मक्खन लगाता हुआ कहता है कि मैं बचपन से आपके खूबसूरत चेहरे को देखता आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो आपके जैसी सुंदर हो और कम से कम आपसे आधी प्रतिभाशाली होनी चाहिए। ये उसे कहती है कि छोटे लड़के, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह बोलने लगे हो, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक मैच मेकिंग इवेंट की व्यवस्था की है, इसीलिए समय आने पर तुम्हें किसी लड़की को अपनी मंगेतर के रूप में चुनना होगा। लेन उन्हें कहता है कि मुझे ग्रैंड एल्डर से कुछ काम है और वहाँ से भाग जाता है। लेन सोचता है कि जब मेरी माँ ने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया तो यह फावा से भी डरावना था, पर वो सोचता है कि उसे कभी ना कभी तो शादी करनी पड़ेगी। अगर मुझे फ्यूचर में कभी किसी लड़की से प्यार हो गया तो फावा भी उसे प्यार करने लगेगा, इसीलिए वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके इस शराब को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। तभी जियांग उसे नीचे पटक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ भले के लिए तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। लेन उनसे कहता है कि क्या आप भी मुझे शादी के लिए फोर्स करने आए हैं। तो जियांग कहते हैं कि वास्तव में इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। और उसके कान में कुछ कहते हैं तो लेन कहता है कि मैं उस जगह जरूर जाऊंगा क्योंकि 7 महासागरों और 6 डोमेन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सकता। और वहाँ से निकल जाता है। वहीं फावा जब गवर्नर पैलेस में जाता है तो गॉडफादर से पूछता है कि क्या आपको पीएलएस बिट के अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका मिला। फायून उसे बताते हैं कि पीएलएस बिट की स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे लॉर्ड ओरेकल ने कहा था कि प्रकृति को अपना काम करने दो और मैंने तुम्हें किसी दूसरे काम के लिए यहाँ बुलाया था। फिर उसे बताते हैं कि 5 साल का 3 डोमेन टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस टूर्नामेंट में भाग लो। फावा सोचता है कि ओली सिटी के 3 डोमेन टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कहता है कि मुझ में अभी इतनी क्षमता नहीं है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। फायून उसे बताते हैं कि उसमें कई पार्टिसिपेंट 30 से कम उम्र के हैं, इसीलिए तुम्हारा उसमें हिस्सा लेना ठीक होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम केवल एक्सपीरियंस लेने के लिए टूर्नामेंट में भाग लो और इससे तुम्हें बाहरी दुनिया को देखने का मौका भी मिलेगा। फावा उनकी बात मानकर कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फायून उसे
उसे बता दे कि तुम्हें केवल 3 डोमेन टूर्नामेंट के टॉप 16 पोजीशन में आना होगा और उसमें बहुत सारे रिवार्ड और प्राइज दिए जाएंगे। यदि तुम चैंपियनशिप जीतते हो तो तुम्हें एक आर्टिफैक्ट से पुरस्कृत किया जाएगा और शायद वो ये आर्टिफैक्ट हो सकता है जो तुम्हारे पीएलएस बिट के कनेक्शन को हटा दे। इससे अब फॉरवर्ड डिसाइड कर लेता है कि वो जीतने की पूरी कोशिश करेगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।